Arvind sir is the person who made mechanical engineering easy, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, and I definitely owe my success to Arvind sir. एक्सर्जी और अवेलेबल एनर्जी। दोस्तों, एक्सर्जी और अवेलेबल एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग। नॉर्मली एक्सर्जी टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम बॉडी के लिए, और अवेलेबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जब किसी रिजर्वायर से हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी? अवेलेबल, हाँ, वर्क करने के बाद जो एनर्जी बचती है वो अवेलेबल एनर्जी होती है। नहीं बेटा, नहीं। अच्छा, चलिए, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी इज द मैक्सिमम वर्क that can be obtained before system reaches the dead state। डेड स्टेट तक पहुंचने के लिए जितना मैक्सिमम वर्क मैं ऑब्टेन कर सकता हूं, उसी वर्क को हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी ना। अरे आ रहा हूं भाई, रुक जा यार। नाउ व्हाट इज डेड स्टेट? डेड स्टेट इज द कंडीशन when system is in equilibrium with ambient अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ एम्बिएंट के साथ? दैट इज प्रेशर and temperature of the system is same as ambient। दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इफ देयर इज द टेम्परेचर डिफरेंस, तो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है तो मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन करने का मौका मेरे पास में है। तो अभी हम दो चीजें देखते हैं कि अगर प्रेशर डिफरेंस हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो, देन देयर इज द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन द वर्क, राइट। अब मान लो मेरे पास एक बॉडी है, सपोज एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, और एम्बिएंट है से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या इस बॉडी से मैं वर्क ऑब्टेन कर सकता हूं? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने लिया, इससे जो मैक्सिमम वर्क मिलेगा दैट इज नोन एज अवेलेबल एनर्जी। और यहां पे जो ये हीट को रिजेक्ट करेगा, इसको हम कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो ऑलरेडी आप अवेलेबल एनर्जी को निकाल चुके हो।
ऑलरेडी आप अवेलेबल एनर्जी को निकाल चुके हो। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम वर्क हमने कैलकुलेट किया था, ये जो मैक्सिमम वर्क मिलता है इसी को हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी, राइट। बिल्कुल मैक्सिमम वर्क लगाना है, मिलना चाहिए ना मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क चाहिए तो रिवर्सिबल हीट इंजन ही यूज करना पड़ेगा, राइट। हाँ जी, रिवर्सिबल इंजन जो वर्क कर रहा है दैट इज अवेलेबल एनर्जी। जो मैक्सिमम वर्क मेरे को कब मिलेगा, व्हेन द इंजन इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इंजन द्वारा किया गया वर्क जो है उसको हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी, और रिवर्सिबल इंजन ने एम्बिएंट को जो हीट रिजेक्ट किया उसको हम कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, राइट। दोस्तों, कैन आई आस्क यू टू फाइंड आउट द चेंज इन वर्क। मैं आपको चेंज इन वर्क निकालने के लिए बोल सकता हूं क्या? भैया वर्क ट्रांसफर होता है, चेंज जो है वो प्रॉपर्टी का होता है, चेंज जो है वो प्रॉपर्टी का होता है, करेक्ट है। और एक्सर्जी जो है, एक्सर्जी जो है इट इज ऑल्सो, एक्सर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एक्सर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है तो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे। तो यहां पे विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम, state of system as well as on state of ambient। हम चेंज इन वर्क निकाल सकते हैं क्या? क्या हम चेंज इन एक्सर्जी निकाल सकते हैं क्या? हम चेंज इन एक्सर्जी निकाल सकते हैं। तो अब हम समझते हैं चेंज इन एक्सर्जी का मतलब क्या होता है। चेंज इन एक्सर्जी, दोस्तों मान लो मेरे पास एक बॉल है, इसका टेम्परेचर है से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसका एक्सर्जी कैलकुलेट करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंजन लगाना पड़ेगा, किसके किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच में, करेक्ट है। अब क्या होगा, इससे मैं वर्क कब तक ऑब्टेन कर सकता हूं, जब इसका टेम्परेचर T0 तक पहुंच जाए, राइट। यहां पे जो मेरे को वर्क मिला, यहां पे जो मेरे को वर्क मिला मैक्सिमम वर्क, इसको हम कहेंगे एक्सर्जी ऑफ द बॉडी एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। हमने क्या किया, बॉडी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक लेके गए हम इसको, एम्बिएंट यानी कि डेड स्टेट तक। तो जब आप किसी बॉडी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से डेड स्टेट तक लेके जा रहे हो तो मेरे को क्या मिला, एक्सर्जी ऑफ द बॉडी एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जरूरी है कि मैं इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आऊं? हो सकता है मैं बॉडी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आता हूं। 200 से मैं इसको 200 से मैं T0 पे नहीं लेके गया, मैं कहां पे लेके गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी कुछ एक्सर्जी थी, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसकी कुछ एक्सर्जी होगी? डेफिनेटली। फिर क्या करोगे आप, 100 डिग्री और एम्बिएंट के बीच में आपने लगा दिया इंजन। यहां पे अब जो वर्क मिला वो मेरे को क्या मिला, दैट इज द एक्सर्जी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो बेटा पहले मेरे पास एक्सर्जी 200 पे थी, अभी स्टेट चेंज होके 200 से 100 पे गया, यानी 100 पे भी कुछ एक्सर्जी बची थी। तो मैं अगर एक्सर्जी एट 200 माइनस एक्सर्जी एट 100 कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, चेंज ऑफ एक्सर्जी ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इज दैट क्लियर?
अंतर समझो, एक्सर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो बॉडी को डेड स्टेट पर लेकर जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और चेंज इन एक्सर्जी कब निकलेगी? जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है और स्टेट 2 जो है इट्स नॉट अ डेड स्टेट। तो दोस्तों अगर आप बॉडी को डेड स्टेट तक ले जाते हो तो आप कैलकुलेट करोगे एक्सर्जी ऑफ द बॉडी, और अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे ले जाते हो तो आप क्या निकालोगे? चेंज इन एक्सर्जी। तो हम चेंज इन वर्क नहीं निकाल सकते, लेकिन एक्सर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, तो वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एक्सर्जी। एक्सर्जी निकालने के लिए क्या करना है? एक्सर्जी निकालने के लिए क्या करना है? डेड स्टेट पर लेकर जाना है, वहां तक जितना वर्क मिलेगा वो कहलाएगा सिस्टम का एक्सर्जी। इज दैट क्लियर? चलिए, डेफिनेटली ये तुमको मालूम चल गया एक्सर्जी एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया एक्सर्जी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज कितना हुआ? मान लो ये आ रहा है 80 और ये आ रहा है 20, तो चेंज इन एक्सर्जी कितना हो गया? 80 माइनस 20। राइट, चलो मान लो स्टेट 1 पे मेरे को एक्सर्जी मिला 1000 और स्टेट 2 पे मेरे को एक्सर्जी मिला 1500। स्टेट 1 पे एक्सर्जी मिला 100 और 1000 और स्टेट 2 पे एक्सर्जी मिला 1500। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेट 1 से जब स्टेट 2 पे मैं जा रहा हूं तो सिस्टम की एक्सर्जी बढ़ रही है। डेफिनेटली स्टेट 1 से अगर मैं स्टेट 2 पे जा रहा हूं तो सिस्टम की एक्सर्जी को मैं 500 बढ़ा रहा हूं, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के लिए मेरे को मिनिमम वर्क करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 500। राइट? स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के लिए जो मिनिमम वर्क करना पड़ेगा वो 500 कम करना पड़ेगा। 500 से कम में मैं स्टेट 2 पे पहुंच सकता हूं क्या? नहीं, लेकिन एक्चुअल जो वर्क होगा वो 500 से ज्यादा होगा। तो मान लो एक्चुअल वर्क आया 600, तो ये जो डिफरेंस आया एक्चुअल माइनस मिनिमम का, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या टर्म से जानते हैं इसको हम? दैट इज इररिवर्सिबिलिटी। वेरी गुड, करेक्ट है। ये कंडीशन हम क्या कर रहे थे? सिस्टम की एक्सर्जी को बढ़ा रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हीट पंप के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि जब हम हीट पंप का इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम की एक्सर्जी को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, स्टेट 1 पे एक्सर्जी है, स्टेट 1 पे एक्सर्जी है 2000 और स्टेट 2 पे एक्सर्जी है 1200। क्लियर? स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के लिए मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा? मेरे भाई कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। हायर एक्सर्जी से लोअर एक्सर्जी पे अपने आप फ्लो होगा। तो यहां से A1 से A2 पे आने के लिए मेरे को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को आप खुला छोड़ दोगे तो वो 2000 से ऑटोमेटिकली 1200 और उसके बाद डेड स्टेट पे चला जाएगा। तो यहां पे जो A1 माइनस A2 आया, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको हम कहेंगे चेंज इन एक्सर्जी। वेरी गुड, चेंज इन एक्सर्जी कहेंगे। वेरी गुड। अब ये चेंज इन एक्सर्जी किसके बराबर होगा? चेंज इन एक्सर्जी जो है ये स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में मिलने वाला मैक्सिमम वर्क हो सकता है। तो ये क्या होगा? दैट इज द मैक्सिमम वर्क बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2। अगर मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? हायर एक्सर्जी से लोअर एक्सर्जी पे जाने की कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर मैं चाहूं तो स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में क्या मैं वर्क ऑब्टेन कर सकता हूं? मैक्सिमम कितना वर्क ऑब्टेन कर सकता हूं? मैक्सिमम कितना मैं ऑब्टेन कर सकता हूं? 800। लेकिन कोई जरूरी है कि 800 का वर्क मेरे को मिलेगा ही? हो सकता है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गया सिस्टम, मैंने कोई वर्क ऑब्टेन नहीं किया, देन व्हाट विल बिकम द इरिवर्सिबिलिटी? क्योंकि 800 मेरे को मिल सकता था, मैंने लिया 0, तो इरिवर्सिबिलिटी क्या हो गई? 800। तो यहां पे मैं इरिवर्सिबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मैक्सिमम वर्क माइनस एक्चुअल वर्क। एम आई क्लियर? ये कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा? हीट इंजन के केस में। चलिए अब अपन देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द एक्सर्जी और अवेलेबल एनर्जी। सो द कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी, दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई रिजर्वायर से अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, अगर कोई रिजर्वायर से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसका एक्सर्जी कैसे निकालेंगे? हीट ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्वायर मेरे पास एक रिजर्वायर है विच इज अ टेम्परेचर T1, और दूसरा रिजर्वायर क्या होगा? T1 से कम। क्या मान लो एक रिजर्वायर जो है वो 1000 केल्विन पे है, तो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर कितना पे होगा? कम से कम मैं करना चाहूंगा ना, कम से कम टेम्परेचर को मैं करना चाहूंगा, तो कम से कम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा? एम्बिएंट टेम्परेचर। तो यहां पे दूसरा रिजर्वायर आ गया एट एम्बिएंट टेम्परेचर। अब बच्चे यहां से मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट लिया रिजर्वायर 1 से, और वो रिजर्वायर 2 को ट्रांसफर हो गया। क्या ये क्यू में कुछ वर्क करने की क्षमता थी? क्या इसमें कुछ वर्क करने की क्षमता थी? उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्सिबल इंजन लगाना पड़ेगा। लगा दो। ये रिवर्सिबल इंजन है तो इससे मेरे को मैक्सिमम वर्क मिलेगा। कितना मिलेगा? हाँ हाँ, कितना आएगा ये? T0 1 माइनस T0 बाई T1 इज द एफिशिएंसी हो जाएगा इसका, दो रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट कर रहा है, मल्टीप्लाइड मैक्सिमम एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई Q। राइट। और कितना हीट रिजेक्ट होगा? हाँ, तो कितना मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? वो T0 बाई, सॉरी, T0 बाई T1 इंटू Q। राइट। तो ये जो मैक्सिमम वर्क मेरे को मिला Q में से, इसी को हम कहेंगे अवेलेबल एनर्जी, और जो यहां पे रिजेक्ट हुआ इट इज नोन एज अनअवेलेबल एनर्जी। दो रिजर्वायर के बीच में इंजन ऑपरेट कर रहा है, तो मेरे को एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं यहां पे। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि दो रिजर्वायर है और मैक्सिमम वर्क चाहिए, इट हैज टू बी रिवर्सिबल। तो कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन डायरेक्टली करके कितना वर्क मिला वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, यही मैक्सिमम वर्क को हम कहते हैं अवेलेबल एनर्जी।
एम आई क्लियर? चलिए, देन वी हैव एक्सर्जी of liquid and solid. एक्सर्जी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड कैसे निकालेंगे? एक्सर्जी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये एक बॉडी आ गई, इसका टेम्परेचर हो गया T1, राइट। अब इससे मेरे को इसका एक्सर्जी निकालना है, तो ये T1 को कहां पे लेके जाना पड़ेगा मेरे को? डेड स्टेट यानी T0 तक। अब यहां पे जो मैक्सिमम वर्क मेरे को मिलेगा दैट बिकम्स द अवेलेबल एनर्जी, और जो रिजेक्ट हुआ दैट विल बिकम अनअवेलेबल एनर्जी T0, राइट। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो यहां से हीट ट्रांसफर कितना हुआ? Q इक्वल टू सी T1 माइनस T0, राइट। और यहां पे जो हीट रिजेक्ट हुआ दैट इज Q माइनस अवेलेबल एनर्जी। अब ये अवेलेबल एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन? रिवर्सिबल है, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है इट हैज टू बी जीरो, इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? सी एल एन T0 बाई T1, करेक्ट है, प्लस Q माइनस T0, सॉरी Q माइनस AE अपॉन T0 इक्वल टू जीरो। Is that clear? So बच्चों, I got available energy equals to Q minus C T0 C ln T0 by T1, क्या नहीं होगा बेटा? अच्छा, एल को ये T1 बाई T0 आ रहा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, T1 बाई T0 आएगा, राइट 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 राइट, T1 बाई T0। दोस्तों, व्हाट इज CLN T1 बाई T0? That is the magnitude of change in entropy of the system. चेंज इन एंट्रोपी तो T0 अपॉन T1 होगा, ठीक है ना। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? CLN T0 बाई T1। यहां मेरे को इसका पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का मैग्नीट्यूड मेरे को मिल गया, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अवेलेबल एनर्जी इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर माइनस T0 मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। राइट बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि Q माइनस T0 और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आपको निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड आपको लेना है, उसका मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ कंसीडर करना है। नाउ व्हाट इज द अनअवेलेबल एनर्जी? Q माइनस अवेलेबल एनर्जी, तो अनअवेलेबल एनर्जी मेरे को क्या मिल गया? T0 डेल्टा एस सिस्टम, तो बड़ा सिंपल है। अगर आप बॉडी की एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हो तो क्या करना है आपको?
सॉरी बॉडी का अवेलेबल एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्या करना है अपने को, बॉडी का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लो, टी नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, कितना हीट ट्रांसफर हुआ वो कैलकुलेट कर लो, माइनस अनअवेलेबल एनर्जी, यू विल गेट द अवेलेबल एनर्जी। सिंपल। चलिए तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। राइट डाउन, कैलकुलेट the decrease in exergy when 25 kg of water 25 kg of water at 95 degree centigrade mix with 35 kg of water at 35 degree centigrade, the pressure being taken as constant, temperature of surrounding 15 degree centigrade. So let's try to solve. चलो देखते हैं इसको कैसे करना है फटाफट। तुम्हारे पास इनिशियली क्या है, इनिशियली तुम्हारे पास है 25 केजी एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, अवेलेबल एनर्जी ऑफ 25 केजी एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 35 केजी एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो तुम्हारा इनिशियल अवेलेबल एनर्जी आ गया 25 केजी, 25 केजी एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 4.18 सॉरी 4.2, राइट, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना लूंगा 95 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अवेलेबल एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेड स्टेट पे लेके आना पड़ेगा, राइट, माइनस टी नॉट, टी नॉट हो गया तुम्हारा 288 एल एन 95 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि हो गया तुम्हारा 368 डिवाइडेड बाय टी नॉट यानी कि 288। हाँ जी, कितना आ गया 25 केजी का अवेलेबल एनर्जी,
हाँ 25 किलो का अवेलेबल एनर्जी आ रहा है, 987 आ रहा है। जल्दी बोलो यार। क्या 288? हाँ एम्बिएंट टेम्परेचर तो 288 है ना। कैसे कर रहे हो यार। किसको केल्विन में? बेटा टेम्परेचर डिफरेंस को केल्विन में निकाल या डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, राइट? तो उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ये ब्रैकेट है ना, क्या? अरे अभी तो तेरे को बताया ना फॉर्मूला भाई, मेरे इधर देखो। चलो अवेलेबल एनर्जी अगर बॉडी का निकालना है, लिक्विड या सॉलिड का, तो क्या फॉर्मूला है? हीट सप्लाई माइनस अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अभी तो 2 मिनट पहले लिखे थे ना अपन। हीट सप्लाई कितना हुआ? 25 इंटू 4.2 इंटू डेड स्टेट पे पहुंच रहा है, यानी कि 95 माइनस 15, राइट? माइनस अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है? टी नॉट डेल्टा एस सिस्टम, करेक्ट है। तो टी नॉट मेरे को मिल गया 288, राइट? 288 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 4.2, राइट? ln 368 डिवाइडेड बाय 288, राइट? तो ये कितना मिला मेरे को? 25 इंटू 4.2, ये कॉमन निकल गया, बचा कितना? 95 माइनस 15 यानी कि 80 माइनस 288 ln 368 बाई 288। इज दैट क्लियर? कितना आ रहा है? 9, हाँ 987.49, 987.49 किलो जूल। ये मेरे को मिला 95 डिग्री सेंटीग्रेड का, 95 डिग्री सेंटीग्रेड का अवेलेबल एनर्जी, राइट? सिमिलरली आई विल कैलकुलेट द अवेलेबल एनर्जी ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अवेलेबल एनर्जी ऑफ 35 क्या हो जाएगा? 35 इंटू 4.2, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 35 माइनस 15 माइनस 288 ln 35 मतलब कितना हो गया? 308 डिवाइडेड बाय 288। इज दैट? अरे नहीं प्रभु, तुम्हारे पास शुरुआत में क्या है? 25 केजी 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका अवेलेबल एनर्जी निकालो। और क्या है तुम्हारे पास अभी? 35 केजी है, तो ये तुम्हारा शुरुआती अवेलेबल एनर्जी हुआ। मिक्स जब कर दोगे तो तुमको एक फाइनल टेम्परेचर मिलेगा, और फाइनल टेम्परेचर पे तुमको मिलेगा 60 केजी, वो तुम्हारा फाइनल अवेलेबल एनर्जी आया। अभी मिक्सिंग के पहले तुम्हारे पास अवेलेबल एनर्जी कितना है?
मिक्सिंग के पहले तुम्हारे पास 25 केजी और 35 केजी अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग निकाल के अपने को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये 35 केजी का कितना आ गया, 35 केजी का आ रहा है, हाँ 97.5, वेरी गुड, 97.5 किलो जूल, राइट। तो इनिशियल अवेलेबल एनर्जी मेरे पास कितना आ गया, अवेलेबल एनर्जी ऑफ 35 प्लस अवेलेबल एनर्जी ऑफ 95, क्लियर है। तो इनिशियल अवेलेबल एनर्जी आ गया 97, चलिए तो कितना आ गया मेरे, अरे यार 97.5 प्लस 987.5, 987.5 कितना आ गया ये, वन 1085 किलो जूल की वर्क करने की क्षमता थी मेरे पास मिक्सिंग के बाद। अब मिक्सिंग के बाद क्या मिला तुम्हारे पास, मिक्सिंग के बाद अब तुम्हारे पास में फाइनल टेम्परेचर अपने को निकालना पड़ेगा। तो 35 केजी किस टेम्परेचर पे, 35 केजी 35 टेम्परेचर पे, तो ये हो गया TF माइनस 35 इक्वल्स टू 25, 95 माइनस TF, क्लियर। सो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, मिक्सिंग के बाद क्या टेम्परेचर आ रहा है, तो मिक्सिंग के बाद मेरे पास टेम्परेचर आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब क्या करूंगा, अब 60 केजी पे आपके पास कितना पानी है, 60 केजी पानी है, तो आप अवेलेबल एनर्जी ऑफ 60 कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया 60 इंटू 4.2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 15 माइनस 288 ln 73 हो गया 333 डिवाइडेड बाय 288, क्लियर। सो व्हाट इज द आंसर, आ रहा है 803, ये आ रहा है 80.27 किलो जूल। तो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी कितना हो गया, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी मेरा हुआ, पहले कितना था मेरे पास में 1085 माइनस 803.3 कितना आ गया, कितना 281.7 किलो जूल जो है वो मेरा नुकसान हुआ। दोस्तों दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 लाइन्स इटसेल्फ। हमने क्या किया, अभी कैसे सॉल्व किया इसको, पहले का अवेलेबल एनर्जी निकाला, बाद का अवेलेबल एनर्जी निकाला, डिफरेंस निकाल दिया, लॉस मेरे को मालूम चल गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसको सॉल्व करने का, सिंपल तरीका, एक लाइन का सवाल बन जाता है ये। दोस्तों तुम्हारे पास पहले था 35 डिग्री और क्या था 95 डिग्री, करेक्ट है। इन दोनों के बीच में मैं इंजन लगा सकता था, 35 और 95 के बीच में इंजन लगा सकता था, टेम्परेचर डिफरेंस था मेरे पास में, दो बॉडी के बीच में इंजन लगा देता, ये इंजन
मेरे को कुछ वर्क देता, अभी आपको कोई वर्क मिला क्या? अभी आपको कोई वर्क मिला क्या? आपने सिंपली मिक्स कर दिया, कोई वर्क नहीं मिला। यानी कि जितना इंजन ये वर्क देने वाला था उतना मेरा नुकसान हो गया। मतलब इस प्रोसेस की इरिवर्सिबिलिटी जो है वो जो वर्क मेरे को मिलने वाला था उसके बराबर आ जाता। करेक्ट है। तो यहां पे अगर मेरे को चेंज इन अवेलेबल एनर्जी निकालना था तो डायरेक्टली मैं निकाल लेता टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, क्योंकि जो वर्क मिलने वाला था वो मेरे को मिला नहीं, उतने वर्क का नुकसान हुआ। जितने वर्क का नुकसान होता है उसको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबिलिटी। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, यू विल गेट द आंसर। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी 281.7। बात समझ में आई है? सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, एक लाइन का सवाल था। जितना वर्क मेरे को मिलने वाला था उसका नुकसान हो गया तो वो इरिवर्सिबिलिटी के बराबर हो गया, तो डायरेक्टली मैं इरिवर्सिबिलिटी निकाल दूंगा तो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी मेरे को मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? क्लियर है ये? चलिए कल की क्लास में वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एक्सर्जी ऑफ गैसेस। गैस का एक्सर्जी कैसे निकालना है कल की क्लास में हम देखेंगे, और परसों अपन जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट, ठीक है, चलिए फिर कल डिस्कस करते हैं।